Hello guys, now we are going to read the 10th chapter of the history of class 6. So now let's begin. The chapter name is, you can see, traders, kings and the pilgrims. So now let's begin. देखिए पहले आपको बताना चाहूँगा ट्रेडर्स, किंग और पिलग्रिम्स क्या है। ट्रेडर्स जो व्यापार करते थे, व्यापारी, किंग राजा आप जानते हैं, पिलग्रिम जो तीर्थ यात्री होते हैं उनको बोलते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं। हाउ वॉज द ट्रेड कैरिड आउट इन द एंशिएंट इंडिया। जो पुराने वक्त में इंडिया के अंदर जो ट्रेड होता था वो किस तरह से होता था और कैसे व्यापार का सिस्टम था, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए मार्केट में जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, कुछ भी अवेलेबल होता है, तो कुछ चीज़ें तो वो होती हैं जो हमारे नियर बाई बनती हैं, ठीक है, प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे आसपास कहीं भी नहीं बनती, लेकिन वो दूसरी जगह से वहाँ पे, समझ रहे हैं ना, एक्सपोर्ट करके लाई जाती है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाते हैं थ्रू द रेलवे, ठीक है ना, शिप्स, या इसके अलावा आजकल एयर कैरियर्स भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे प्लेन से एक जगह से दूसरी जगह पे इनको पहुंचाया जाता है और मार्केट में फिर ये इजीली अवेलेबल होती हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में खरीदी और बेचे जाने के लिए। तो चलिए आइए इनके बारे में जानते हैं। देखिए ये जितना भी जो अभी होता है ये पहले भी होता था, और ये सब जो हमें पता चला, ये आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो पुराने समय के जो रिमेन्स रह गए, मतलब बचे हुए जो कुछ साक्ष्य रह गए आप कह सकते हैं, उसके आधार पे उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से इंडियन हिस्ट्री में या फिर वर्ल्ड में जो ट्रेड होता था और कौन से रूट्स यूज़ किए जाते थे इनके लिए विदेशों में, मतलब विदेशों में जाने के लिए, अपने प्रोड्यूस पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ इंडिया में भी इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पे ये पता चला कि हम इंडियंस का विदेशों में, मतलब कई सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हमारे जो ट्रेड रिलेशन थे वो थे। जैसे कि रोम के साथ थे हमारे, ठीक है, ईस्ट एशिया में। इसके अलावा और भी अलग अलग अफ्रीका वगैरह, अरब कंट्रीज़, इनके साथ हमारे ट्रेड रिलेशंस थे। तो जो साक्ष्य बचे हुए हैं, मतलब आप देख सकते हैं कुछ गोल्ड वगैरह, ये कॉइन है जो पुराने समय के, ये सबूत हैं मतलब उस समय के कि हमारा जो व्यापार था रोम लोगों के साथ, मतलब जो रोम के लोग हैं वहाँ के जो ट्रेडर्स थे उनके साथ भी था। क्योंकि जो कॉइन्स हैं ये साउथ इंडिया में फाउंड हुए थे, गोल्ड कॉइन्स हैं। इन पे जो आप देख सकते हैं डेपिक्टेड हैं जो किंग्स वगैरह, वो रोम के हैं, ठीक है। तो इनकी जब डिस्कवरी हुई, इन्हीं के आधार पे हमें ये पता चला कि अर्लियर टाइम में भी हमारे जो रिलेशंस थे इन कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे थे। देखिए ट्रेड का जो मेन हमारा जरिया रहता था पहले समय में, या तो वो लैंड रोड, मतलब जो लैंड रोड होता था वो होता था, या फिर सी के थ्रू होता था। मतलब सी जैसे कि शिप वगैरह हैं, समुद्री रास्ते, कोस्ट लाइन वगैरह, इनके थ्रू मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो एक्सप्लोर करते थे, एक्सपेडिशन पे निकलते थे, तो वो नए रास्ते भी खोजते थे ऐसी। और जब कोई नई जगह पहुँचे तो जो उनका सामान है उसको सेल करते थे। इस तरह से बहुत सारे रास्ते भी उन्होंने खोजे, ठीक है। तो इनका सबूत मिला है वे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, मतलब कि हमारे किन किन के साथ रिलेशंस थे, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका से लेके अरबिया तक, ये सब कुछ इनकी लंबी जर्नी के बारे में, किस तरह से जर्नी करते थे शिप के थ्रू, ये सारा साक्ष्य इतिहास में अवेलेबल है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द किंग्स वांट टू कंट्रोल द कोस्ट। जो राजा थे उस वक्त के, वो कंट्रोल, मतलब जो कोस्ट एरिया होता है उसको क्यों कंट्रोल करना चाहिए। कोस्ट एरिया में आपको बताना चाहूँगा, जो सी से, मतलब जहाँ ज़मीन और ये सी वाला जो एरिया जहाँ मिलता है उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो किंग उस पर क्यों अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। अभी पीछे आपने मैप में देखा होगा, जो कि एक सी मैप रूट था, मतलब कहीं अगर हम ट्रेड के लिए जा रहे हैं तो कौन से रास्ते हम यूज़ कर रहे थे। तो जो मार्क अभी रेड रेड हो रखा था वो सारा वो रास्ता था जिसके थ्रू ट्रेड करते थे, शिप्स वगैरह जाया करती थी दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है ना, अलग अलग प्लेसेस पे। देखिए बहुत सारे हम इंडियंस ही नहीं, मतलब और भी दुनिया में एक्सप्लोर करते रहते थे, ट्रेड करने के लिए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते रहते थे, तो बहुत सारे नए रास्ते भी खोजते थे। तो जब नए रास्ते खोजते थे तो वहाँ पे अपना सामान बेचते थे जो उनका प्रोडक्ट था। तो ये महत्वपूर्ण हो गए राजाओं के लिए। तो जिस तरह से जब ये नए रास्ते लोगों की मतलब जानकारी में आने लगे, वहाँ से होके लोग अपना व्यापार करने लगे, तो जो राजा थे, राजा ने सोचा कि इन एरिया को कंट्रोल किया जाए, जिससे इनसे अच्छा खासा मतलब गिफ्ट मिले, रेवेन्यू इनसे मिलता रहेगा, टैक्स वगैरह मिलता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही सदर्न इंडिया कॉन्टिनेंट में, ठीक है ना,
जो कोस्ट लाइन है आप जानते हैं ज़्यादातर मतलब कुछ हिल से भी घिरा हुआ है, प्लेट्यूज वगैरह है, वैलीज़ हैं, ठीक है ना, कावेरी रिवर। तो यहाँ पे ये जो एरिया था ट्रेड के लिए, ये एरिया यूज़ किया जाता था, ठीक है ना। तो इन रिवर, इन कोस्टल एरिया पे इनका मतलब इनको अपनी पावर में रखने के लिए बहुत सारे राजा वगैरह एफर्ट करते रहते थे, जिससे क्या है कि उनकी समृद्धि बनी रहती थी, उनके साम्राज्य, ठीक है ना। उन्हीं में से कुछ 3 डायनेस्टीज़ जो साउथ में मोस्ट पॉपुलर थी और काफ़ी पावरफुल भी थी, उनके बारे में कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, लगभग 2300 साल पहले 3 रूलिंग फैमिली थी साउथ में, चोल्स, चेरा और पांड्यास, ठीक है। ये साउथ की पावरफुल डायनेस्टी थी 3। ऐसा समझ लीजिए, मुंदेवर एक मतलब संगम पोइम्स, एक कलेक्शन है साउथ की पोइम्स का, उसमें इनका जिक्र है। मुंदेवर का मतलब होता है चीफ ऑफ तमिल, मतलब ये 3 जो चीफ थे, मुख्य थे तमिल के, साउथ के, ठीक है ना, उनके बारे में। तो इनके बारे में डीप अकाउंट है इन पोएम्स में, और इनके ट्रेड के बारे में, ठीक है ना। जो कोस्ट मतलब इनका जो मेन एरिया था, ये कोस्ट जो आप समझ चुके हैं। इन्होंने अपने जो सेंटर्स बनाए थे सिर्फ उस एरिया में नहीं जहाँ पे लैंड, मतलब इसके अलावा इन्होंने कोस्टल एरिया में भी अपने कुछ सेंटर्स बनाए थे। ऐसे ही उनमें दिया हुआ है कुहार, कावेरीपट्टम, ठीक है ना। ये चोल्स, और मतलब ये चोल्स के ये कुछ कोस्टल एरिया के पास सेंटर्स थे जहाँ से वो अपना निगाह रखते थे, ठीक है ना। ऐसे ही मदुरई, ये कैपिटल थी पांड्यास की। जो ये चीफ थे, मतलब जो इनके इन डायनेस्टी के जो मुख्य थे, वो लोगों से गिफ्ट रिसीव करते थे रेगुलर टैक्स की जगह, ठीक है ना। और इन टैक्स कह सकते हैं, इन टैक्स को मतलब मिलिट्री में कंडक्ट करते थे या उन लोगों को बांट दिया करते थे अपने साथ साथ, जैसे खुद रख लिया अपनी फैमिलीज़ को, ठीक है ना। या मतलब इनकी फैमिली में या फिर इनके राज्य में जो पोइट्स वगैरह होते थे उनको बांट दिया करते थे। जो पोइट्स होते थे वो क्या करते थे, इनको सपोर्ट करते थे, इनके फेवर में, इनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते थे, इनके लिखते थे, इनके लिए अच्छा लिखते थे। तो ये जो जिसमें भी लिखते थे उन पोएम्स को बोलते थे संगम कलेक्शन, मतलब जो साउथ के बारे में पूरा डीप अकाउंटेड है इन राजाओं के बारे में। तो जो फर्स्ट डायनेस्टी है वो है सत्यवाहन डायनेस्टी। लगभग 2100 साल पहले, 2100 साल पहले सत्यवाहन डायनेस्टी ने कंट्रोल किया था मतलब वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है ना। लेकिन सत्यवाहन के जो ग्रेट रूलर थे, उनमें से एक का नाम है श्री सतकर्णी, जो कि पुत्र थे गौतम के, ठीक है। ये पावरफुल रूलर थे और इनका इंस्क्रिप्शन मिलता है, मतलब उस समय की जो चीज़ें हैं उनमें इनके बारे में इनका ब्यौरा मिलता है। इनकी माँ ने इनके बारे में बहुत अच्छा मतलब इंस्क्रिप्शन दिया हुआ था, मतलब इनकी माँ ने भी इनकी तारीख में बहुत कुछ लिखा इनके बारे में, ठीक है ना। इनकी माँ का नाम था गौतमी बालासुरी, ठीक है ना। इनके बारे में इन्होंने कुछ कंपोजिशन की और उसमें काफ़ी अच्छा लिखा। देखिए, जो सतकर्णी की जो पावर थी, ठीक है ना, कुछ ऐसी थी कि उनको उनकी डायनेस्टी में एज अ लॉर्ड की तरह लोग समझते थे, मतलब उनको भगवान का दर्जा दिया करते थे, ठीक है ना। दक्षिण पंथ, इसका मतलब आप समझ जाइए, द मीन्स पाथ टू साउथ, मतलब जो रास्ता साउथ की तरफ जाता है, ठीक है ना, साउथ से मिलता है, उसको दक्षिण पंथ बोला गया, ठीक है ना। देखिए, जो ये कंपोजिशन था इसमें एंशिएंट इंडिया, सदर्न इंडिया के बारे में, सतकर्णी के कंट्रोल, उसकी आर्मी के बारे में सब कुछ डीपली मेंशन किया हुआ है। किस तरह से कोस्ट लाइन इनके कंट्रोल में थी और किस तरह से ये रूल करते थे और किस तरह से जो टैक्स रिसीव करते थे एज अ गिफ्ट के रूप में, उसका यूटिलाइज़ करते थे अपनी प्रजा के लिए और अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिल्क रूट। देखिए, सिल्क रूट की महत्वता क्या थी, मतलब क्या उसकी, आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये जो लाइन दे रखी है इस मैप में, ये सिल्क रूट है। मतलब सिल्क रूट एक तरह से ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता था। मतलब जो चाइना में आप जानते हैं कि रेशम का वहाँ पे ही खोज हुई थी, उसका आविष्कार हुआ था। तो जब रेशम के कपड़े या रेशम के जो सामान बनने लगे तो उनको एक जगह से दूसरी जगह बेचा जाने लगा। तो जो रास्ते उन्होंने खोजे जिनके थ्रू उनको बेचना शुरू किया अराउंड द वर्ल्ड, वही सिल्क रूट नाम से पॉपुलर हुआ। तो बहुत सारे ट्रेडर्स इस रूट का यूज़ करते थे, जहाँ क्या होता था
कि मतलब कुछ डेंजर्स भी होता था रास्ते में। वहाँ के जो कुछ ट्राइब्स होते थे या लोग होते थे वहाँ के, तो उनको निकलने के लिए वो उनसे कुछ पैसा लिया करते थे, उसके एवरेज में कुछ धन लिया करते थे, जब उनको थोड़ा सिक्योरिटी देते थे या ऐसा कहीं कि उनको आगे जाने की मोहलत दिया करते थे। लगभग 7,000 साल पहले तो रेशम का आविष्कार हुआ था, रेशम खोजी गई थी चाइना में, ठीक है। और चाइना ने इसको कंट्रोल भी रखा, मतलब एक तरह से छुपा के रखा दुनिया से, उसका जो सीक्रेट था किस तरह से। और जो चाइनीज़ ट्रेडर थे वो इसको यूज़ करते थे बेचने के लिए दुनिया में इधर उधर, देखने में अच्छा लगता था, तो इसलिए मतलब दूसरे हिस्सों में अलग दुनिया के उनको बेचा जाने लगा, ख़रीदा जाने लगा। इस तरह से रेशम बहुत कह सकते हैं कि महंगी भी हो गई, और इससे जो लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, बहुत सारा पैसा भी कमाने लगे। तो अक्सर जो चाइना के रूलर होते थे, ठीक है ना, वो क्या करते थे, जो सिल्क रूट पे आप कह सकते हैं, जो सिल्क रूट से होकर जो व्यापार होता था, मतलब वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, तो इसके एवज में वहाँ के राजाओं को गिफ्ट दिया करते थे, उनको धन दिया करते थे कि वहाँ से उनको सुरक्षित जाने दें और आगे बढ़ने दें। इसके एवज में वो क्या करते थे, उनकी रक्षा करते थे, आगे पहुँचाने में उनको मदद करते थे ट्रेडर्स को, ठीक है। ऐसे ही लगभग 2000 साल पहले जो सिल्क के कपड़ों का फैशन था वो मतलब उस समय ट्रेड में रहा। तो जो रोम के लोग थे, यूरोपियंस जो थे, तो वो काफ़ी पसंद करते थे सिल्क के कपड़े, ठीक है ना, और सिल्क से बनी हुई चीज़ें जो कि चाइना से वहाँ पे इंपोर्ट की जाती थी। क्योंकि रास्ते में बहुत खतरा होता था, जो एरिया था वो डेजर्टेड था, माउंटेन से मतलब वैली से, हर तरीके से रास्ते से होकर गुजरता था, क्योंकि काफ़ी बड़ा, आपने अभी मैप में देखा था सिल्क रूट। तो ये लोग, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ से निकलने के लिए उनसे मतलब आप पैसे का, मतलब पैसे की डिमांड रखते थे, क्योंकि अगर उनको वहाँ से सुरक्षित आगे देने जाने के लिए तो उनका करना पड़ता था। ऐसा समझ जाइए कि वो बहुत महंगा, मतलब सिल्क उस समय काफ़ी कॉस्टली हो गया था, क्योंकि वहाँ से चाइना से ले जाके यूरोप तक उसको बेचना, और जिस रास्ते से होकर गुजरना, उसमें कई कबीले या लोग ऐसे मिलते थे उनको, जिनको उसके एवरेज में ट्रेड के बदले में उनको पैसा देना पड़ता था। तो इस तरह से उन्हें भी बेनिफिट होना चाहिए, तो सिल्क की कीमत भी बहुत बढ़ जाया करती थी। रॉबर्स वगैरह मिलते थे, लूट लिया करते थे अक्सर, तो मतलब खतरा भी होता था, लेकिन कुछ रिस्क भी उठाया करते थे इसका। नेक्स्ट है सिल्क रूट अंडर द कुशाना रूट। तो कुशाना के अंदर में सिल्क रूट के बारे में इसमें जिक्र है। देखिए, लगभग 2000 साल पहले जो रूट कंट्रोल कर लिया कुशाना, ये रूट मतलब सेंट्रल एशिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये कुशाना उस समय रूलर थे, इन्होंने अपने अंडरटेक कर लिया सिल्क रूट को, ठीक है ना। और इसको ये मतलब कंट्रोल करते थे पेशावर या फिर मथुरा। आप ऐसा समझ लीजिए कि जो अभी पेशावर पाकिस्तान में एक जगह है, मथुरा हमारे इंडिया में ही है, यूपी में है बल्कि, तो ये दो उनके मेन पॉइंट थे जहाँ से ये सिल्क रूट को कंट्रोल किया करते थे, ठीक है ना। इसके अलावा एक और है तक्षशिला, ठीक है, तो ये यहाँ से इसको कंट्रोल करते थे। देखिए, कुशाना रूल के अंदर जो सिल्क रूट मतलब इसकी जो ब्रांचेस थी सेंट्रल एशिया से और भी जगह तक मतलब फैलने लगी, सी से होके, मतलब पहले तो ये सिल्क रूट केवल लैंड होकर जाता था, लेकिन इसके साथ साथ ये कोस्टल एरिया और रिवर के आसपास यहाँ से भी होकर, मतलब रिवर के थ्रू, जैसे रिवर्स पास होती है उस रूट के थ्रू भी होने लगा, ठीक है। क्या होता था, सिल्क को ट्रांसपोर्ट किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह तक। ऐसे ही इसमें कोस्ट एरिया के थ्रू भी फिर सिल्क को रोम तक, रोमन मतलब वेस्ट में रोम तक पहुंचाया जाने लगा, ठीक है। कुशाना ने क्या किया था, गोल्ड कॉइन इशू कर दिए थे अपने हिस्से में, मतलब जो ये सब अपना सब कॉन्टिनेंट है, इसके हिस्से में जो सिल्क ट्रेडर्स को प्रोवाइड कराए जाते थे, मतलब उनके व्यापार के बदले में, तो सिल्क बेचते थे, बदले में उनको गोल्ड कॉइन वगैरह मिलते थे। ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में गिवन है। नेक्स्ट है हाउ डिड बुद्धिज्म स्प्रेड थ्रू द एशिया। तो बुद्धिज्म जो रिलीजन है वो एशिया में किस तरह से उसका प्रचार प्रसार हुआ, ये आप मैप देख पा रहे हैं। तो किस तरह से, जब आप जानते हैं कि बुद्धिज्म जो रिलीजन है इंडिया में ही डिस्कवर हुआ था, इसके बाद अराउंड द वर्ल्ड धीमे धीमे इसकी पहुंच बढ़ती गई, और किस तरह से ये आप एरो देख रहे हैं, तो यहाँ से इस तरह से ये रूट से होके मतलब अराउंड द वर्ल्ड पहुंचा। तो जो मेन मतलब इसके कंट्रोल में जो हिस्सा था, आप ऐसा समझ लीजिए, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसके अलावा ये चाइना से होकर कोरिया, जापान, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका, नीचे इंडोनेशिया, मतलब ये जो इतना वाला पोर्शन है, इस एरिया में आपको बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे,
और जो ट्रेड रूट से आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो रिलीजन है बुद्धिज्म, तो ट्रेड रूट्स थे उनसे बहुत हेल्प मिली इसको वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी गेन करने में, क्योंकि ये पहले से रूट इस्टेब्लिश थे, पता है कि ट्रेडर्स को कि कौन से कहाँ रूट है कहाँ जाते हैं, तो इनके थ्रू भी जो बुद्धिस्ट फॉलोअर थे वो जानने लगे और प्रचार प्रसार उन्होंने किया, ठीक है ना। देखिए तो बिजनेस के अलावा इन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। तो ऐसे कुशाना जो रूलर थे वो आप मतलब इनके समय के एक कनिष्का एक ग्रेट रूलर थे, वो काफ़ी बड़े डिवोटी थे भगवान बुद्ध के। तो उन्होंने लगभग 1900 साल पहले इस धर्म को मतलब प्रचार करने के लिए बहुत एफर्ट किए। उन्हीं के एक कोर्टियर थे, उनके एक दरबारी थे जिनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष ने मतलब बुद्ध चरित्र कंपोज की, जिसमें भगवान बुद्ध के बारे में मतलब डीप लिखा, ठीक है, एक कह सकते हैं भगवान बुद्ध की बायोग्राफी लिखी उन्होंने। और इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उनके साथ मिलकर कुछ कॉम्पोजिशन किए संस्कृत में, जो कि भगवान बुद्ध के बारे में थे उनके। तो ये जो स्कॉलर्स थे वहीं तक सीमित नहीं रहे, ये आगे भी बढ़ते गए, ठीक है, प्रचार प्रसार करने लगे बुद्ध धर्म का। और इन्होंने बहुत सारे मतलब ऐसे काउंसिल ऑर्गेनाइज भी की, ठीक है ना। तो इन सबको फेवर किया था कनिष्का, मतलब जो उस समय के मैंने बताया आपको रूलर थे, ठीक है ना। तो जिससे क्या है इसको और वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी पाने में बहुत आसानी हुई। ये जो वो समय था जब बुद्ध धर्म को एक नई पॉपुलैरिटी मिली, ठीक है, जिसको बोला गया महायाना बुद्धिज्म, ठीक है ना। इस फॉर्म में क्या होता है मतलब बुद्ध की जो पहले जो डेपिक्शन होती थी, मतलब चित्रण वगैरह होते थे दीवारों पे, ठीक है, या किसी भी चीज़ पे, उसको स्कल्पचर में बदला गया, फिर मूर्तियों में बदला गया, पेंटिंग्स वगैरह रिप्लेस की गई मूर्तियों से, बुद्ध की, भगवान बुद्ध की स्टेचू से। और ज़्यादातर इसमें जो भी बनी थी चाइना और तक्षशिला की बनी हुई थी, मतलब यहीं बनाई जाती थी। इसके अलावा भी बहुत सारे चेंज आए, लोगों ने बिलीव करना शुरू किया, ठीक है। यह है बौद्धिस्ट इसमें बिलीव करना शुरू किया। बौद्धिसत्व क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब वो लोग जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, उनके मानने वाले थे, मतलब ग्रेट फॉलोअर थे उनके। तो उनको ऐसा सपोज किया गया था कि उनको अपनी जीवन जो है एकांत में बिताना है, और ज़्यादातर जो वक्त उनको एकांत में बिताना है मेडिटेट करते हुए, मतलब ध्यान में रहते हुए। जब उनको परम ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद वो बौद्धिसत्व के अनुयायी हो जाते हैं, और उसको पूरी तरह से मतलब पूरे रूल्स रेगुलेशन के साथ फॉलो करते हैं, ठीक है। और वो क्या करते थे, ट्रैवल करते थे दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए। बौद्ध की टीचिंग थी लोगों को, उनको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। उन्होंने सेंट्रल एशिया, चाइना, जापान, कोरिया, जो हमने अभी मैप में देखे थे वहाँ तक गए और जाके इन सब के बारे में शिक्षाएँ दी बुद्ध की, ठीक है ना। इवन इंडिया में बुद्धिज्म जो था बहुत पॉपुलर हो गया था, वेस्टर्न से लेकर साउथर्न पार्ट तक, ठीक है ना। बहुत सारे मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो केव्स थी बनाई गई, केव्स में इन मोनेस्ट्री वगैरह, इसके अलावा केव्स बनाई गई, मतलब केव्स में इनके ठहरने के लिए जो मॉन्क्स होते थे, जो भगवान मतलब बुद्ध को फॉलोअर होते थे, जो साधु होते थे, उनको मॉन्क्स कहते हैं। तो उनके लिए ये राजाओं के द्वारा केव में रहने के लिए जगह बनाई जाती, मोनेस्ट्री बनाई जाती राजा रानियों के द्वारा। इसके साथ कुछ जो पैसे वाले मर्चेंट होते थे, किसान होते थे, वो भी इनके लिए बनवाते थे इन मॉन्क्स के लिए, जिसमें वो ठहर सकें और एकांत में जीवन प्राप्त कर सकें और शिक्षाएं फैला सकें। और ये कहीं भी जाते थे तो इनके लिए बीच बीच में इस तरह की चीज़ें बनवाए करते थे। तो जो रोड से होकर मतलब जिन रास्तों से होकर जाया करते थे वो अक्सर ट्रेडिंग वो इम्पोर्टेंट होते थे, ट्रेडिंग पर्पस से, ट्रेडिंग पोर्ट वगैरह, ठीक है। तो इनसे क्या था कि इस धर्म को प्रचार करने में बहुत आसानी हुई, क्योंकि रूट तो पहले से डिस्कवर्ड थे, बस उनके थ्रू पहुंचना था और नई नई जगह जाके प्रचार करना था। तो जो उनकी जर्नी शुरू हुई होती थी, मतलब ट्रेडर्स आप कह सकते हैं, जो ट्रेडर्स थे, ठीक है ना, उन्होंने मोनेस्ट्री वगैरह और ये सब बनवाते थे, उन्हीं से अपनी जर्नी ये भी शुरू करते थे। देखिए जो बुद्धिस्ट की जो ओल्ड फॉर्म है, जो पुराना है, उसको बोलते हैं थेरावा बुद्धिज्म, ठीक है। ये भी श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जहाँ पे ये सब जो ट्रेड रूट थे उसके थ्रू होके फैला था। नेक्स्ट है जर्नी ऑफ द पिलग्रिम्स ऑफ टू इंडिया।
तो जो तीर्थ यात्री होते हैं उनकी इंडिया में जर्नी, देखिए आप ऐसा समझ लीजिए, व्यापार के साथ साथ जो तीर्थ यात्री थे वो भी इंडिया में आए, ट्रैवल किया उन्होंने। इनमें से कुछ चाइनीज़ बुद्धिस्ट तीर्थ यात्रियों का वर्णन दिया हुआ है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में, मतलब जो आए मोनेस्ट्री में रुके, उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की बुद्ध धर्म की, और उसके बाद यहाँ से गए और अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने इसका प्रचार किया। इन्हीं में से एक हैं फाशियांग, ये लगभग 1600 साल पहले इंडिया आए थे। और इसी में है जुआंगजेंग, जो लगभग 1400 साल पहले इंडिया आए थे। और हैं आई किंग, ये लगभग 1350 ईयर आप कहेंगे पहले इंडिया आए थे, और यह तीर्थ यात्री आए थे, ठीक है ना। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में, जो एक काफ़ी पॉपुलर मतलब उस समय का और अभी भी इसका काफ़ी नाम है, वहाँ पे यह तीर्थ यात्री आए, स्टडी की, बुद्ध की शिक्षाएं ली, मोनेस्ट्री में रुके, ठीक है ना। और उन्होंने अपनी जो यात्रा है उसका पूरा डीप अकाउंट मतलब वर्णन किया, ठीक है ना। उन्होंने अपनी जो राइटिंग्स थी मतलब लिखी, आप ऐसा समझिए संस्कृत में इन्होंने जो भी कुछ सीखा यहाँ पे अपनी जर्नी में, और यहाँ मोनेस्ट्री में रुक के फिर उसको लेटर ले गए, मतलब अपनी कंट्री तक ले गए, ठीक है ना। इनके साथ आप ऐसा समझिए बुक्स वगैरह थी कुछ, जब इन्होंने जो पढ़ी उनको ट्रांसलेट भी किया संस्कृत लैंग्वेज से चाइनीज़ लैंग्वेज में, जब इन्होंने इसको सीखा। ऐसा माना जाता है कि ज़ुएंगज़ेंग जब उसने वापस गया यहाँ से चाइना, तो जिस रूट से होके वो जा रहा था नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल एशिया के लिए, तो अपने साथ बहुत सारे स्टैचूज़ ले गया था भगवान बुद्ध की। इसके साथ साथ लगभग 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स ले गया था, जो हाथ के लिखे हुए जो लेख हैं। इसमें से माना जाता है कि 50 थी, मतलब 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स कहीं रास्ते में ही, जो इंदुस रिवर उसको क्रॉस करते समय कहीं खो गए, लेकिन बाद में जो बची हुई थी उनको उसने संस्कृत से चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया और फिर चाइना में इसका प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट है हाउ डिड द भक्ति मूवमेंट बिगिन। तो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई? लगभग 7वीं ईस्वी में लोगों के अंदर एकदम मतलब धीमे धीमे चलट बढ़ने लगा कि वो जो भगवान शिव, विष्णु, दुर्गा, ठीक है, इनकी पूजा करना मतलब बड़े अमाउंट पर शुरू कर दी देवी देवताओं का। पहले के खास रीजन तक ही सीमित था, लेकिन धीमे धीमे फिर पॉपुलर होने लगा मतलब लोगों में, तो ये इसको भक्ति मूवमेंट के नाम से जाना गया। तो जब लोगों के अंदर मतलब श्रद्धा बढ़ने लगी और फिर वो पूजा के थ्रू अपनी भक्ति को शो कराने लगे, तो धीमे धीमे पॉपुलैरिटी गेन होती गई मतलब इस मूवमेंट की। तो जो लोग थे मतलब इन्होंने फिर शिव, विष्णु, दुर्गा, इनकी जो मूर्तियाँ थी उनको पूजना शुरू किया। और लोग मतलब कुछ चूज़ी भी थे कि अपने अनुसार मतलब वो स्वतंत्र थे कि किसको वो पूजना चाहते हैं, जैसे कि वो भगवान शिव, विष्णु या शिव, दुर्गा, इनको भी मतलब अपने अकॉर्डिंग वो उनको पूरा अधिकार था, वो किसी की भी मतलब उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। तो भक्ति का जो कॉन्सेप्ट था लोगों के बीच में वो आया था भागवत गीता से। भागवत गीता जो एक एंशिएंट एपिक है, ठीक है ना, ये पार्ट है महाभारत का। तो महाभारत में एक गीता जो है एक छोटा सा शॉर्ट आप कह सकते हैं कन्वर्सेशन है भगवान कृष्ण और अर्जुन के बारे में, जो उनके डिवोटी भी हैं मतलब उनके भक्त भी हैं और उनके दोस्त भी हैं, उनके सखा भी हैं। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि बुराई को ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना, कभी कभी धर्म को त्यागना भी पड़ता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि एज अ रिफ्यूजी थे अर्जुन श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की शरण में, ठीक है ना। और उन्होंने बोला था कि अपनी सारी चिंताएं त्याग दो, क्योंकि अगर तुम्हें सारी बुराइयों से मुक्ति पानी है तो फिलहाल में जो धर्म है तुम्हारा उस पर फोकस करना है। तो इस तरह से आप समझ जाइए कि जो फॉर्म भागवत गीता से निकल के आई भक्ति मतलब भक्ति मूवमेंट, तो लोगों के बीच में मतलब लोगों ने उसको एडप्ट कर लिया, ठीक है, और पॉपुलर होने लगी धीमे धीमे। और पूरी कंट्री में जगह जगह लोग इसको समझने लगे, ठीक है, और मतलब रिचुअल्स अपनाने लगे, जो भी इसके रीति रिवाज होते थे उसके अकॉर्डिंग फॉलो करने लगे।
कुछ इंडिविजुअल मतलब कुछ लोगों के अनुसार वर्शिप जो था मतलब ये धारणा थी लोगों के बीच में कि जब आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पित नहीं करेंगे वर्शिप में, मतलब भगवान के लिए पूरी तरह से अपने आप को, तब तक आप ना तो मतलब उनके बारे में डीप जान सकते हैं और ना ही उनके बारे में समझ सकते हैं। और आप मतलब अगर किसी की डिज़ायर पूरी होती है इस वे पे, तो ये माना जाता है कि वो जब वो डीप डिवोशन रखता है भगवान में तब उसकी डिज़ायर पूरी होती है। और इस तरह से ठीक है लोगों ने इमेजेस वगैरह पेंटिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है, स्कल्पचर बनाना शुरू कर दिए गॉड के, उनको जगह जगह प्लेस करना, टेम्पल्स में रखना शुरू किया, ठीक है, और वर्शिप करना शुरू किया। तो अराउंड द कंट्री इस तरह की चीज़ें धीमे धीमे बढ़ती गई, ठीक है। तो जो आर्टिस्ट थे उनके लिए एक मतलब नया फॉर्म आ गया, उन्होंने अपने तरीके से नए नए रचनाएं क्रिएट की, ठीक है ना, जो इंडियन इतिहास में देख सकते हैं आप काफ़ी मिलता है। जो लोग थे भक्ति मूवमेंट के कॉन्सेप्ट से काफ़ी अट्रैक्ट हुए, ठीक है ना, और वो सामाजिक स्तर पे इसको अलाउ करने लगे और इसकी प्रैक्टिस करने लगे। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ट्रेड, ठीक है ना, पुराने समय में और उसके अलावा मतलब राजा इतिहास में और टेरिटरीज या उसके जो रूट्स वगैरह ट्रेड्स के किस तरह से वेल्थ और पावर लेकर आए और चेंजेस लेकर आए। इससे भी ज़्यादा जो ट्रेड रूट्स थे उन्होंने हेल्प किया, मतलब एक दूसरे के आइडियाज़ को एक्सचेंज करने में, एक दूसरे के साथ मर्ज करने में, ठीक है, कल्चर रिलीजन को जोड़ने में। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।